नमस्ते दोस्त, स्वागत है आपका। आज की रात हम एक बेहद कोमल, ठहरी हुई और सुकून से भरी कहानी में उतरने वाले हैं, जिसका नाम है सूखी नहर की आखिरी धार। ये उस नहर की कहानी है जिसने पीढ़ियों तक खेतों को हरियाली दी, घरों के मटके भरे और बच्चों की हंसी में पानी की तरह बहती रही। लेकिन अब वही नहर धीरे धीरे चुप हो रही है। गांव में पानी की कमी बढ़ रही है, खेत प्यासे हैं और लोग हाथों में बाल्टी लिए उस आखिरी धार का इंतजार कर रहे हैं, जो शायद आ जाए या शायद बस याद बनकर रह जाए। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उन दिनों की याद है जब पानी की हर बूंद की कीमत थी और जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी सादगी और सब्र में छुपी होती थी। जैसे जैसे आप इस कहानी में डूबते जाएंगे, आपकी थकी हुई आंखें धीरे धीरे भारी होने लगेंगी और दिल के किसी कोने में एक अनकही सी ठंडक उतर आएगी। अगर ऐसी मीठी, धीमी और नींद लाने वाली कहानियां आपको सुकून देती हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि हर रात हमारी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यहां हर रात एक नई कहानी आपको सुनाने आती है, बिल्कुल उस नहर की तरह जो अब भी खामोशी से बहना चाहती है। और बताइए जरा, आप किस शहर और कौन से अपने गांव से हमें सुन रहे हैं? और इस वक्त आपकी घड़ी में रात के कितने बज रहे हैं? आपका हर कमेंट, हर लाइक ये एहसास दिलाता है कि आप कहीं पास ही हैं, शांत होकर सुन रहे हैं और इस नींद भरी दुनिया में मेरे साथ चल रहे हैं। अब चलिए, रोशनी थोड़ा धीमी कर लीजिए, कंबल अच्छे से ओढ़ लीजिए, क्योंकि रात की ठिठुरन अब गहरी होती जा रही है। और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीजिए, क्योंकि अब हम चल पड़ते हैं उस नहर की ओर जहां पानी कम है, लेकिन यादें अब भी लहरों की तरह बहती हैं। भोर आने से पहले का वह वक्त था जब आसमान का रंग न पूरी तरह काला रहता है, न ही उजाला उस पर अपना दावा कर पाता है। गांव के ऊपर धुंध ऐसे बैठी थी जैसे किसी बूढ़ी हथेली ने सब कुछ ढक लिया हो। नहर के किनारे मंगत राम चौधरी खड़े थे। उनकी उम्र उनके कंधों पर झुकी हुई थी और आंखों में वह थकान थी जो नींद से नहीं, सालों से आती है। उन्होंने नहर की तरफ देखा, न पानी की चमक, न बहाव की सरसराहट, न किनारों से टकराती कोई लहर, बस एक लंबी फटी हुई खामोशी। नहर की तलहटी में मिट्टी दरारों से भरी थी, ऐसी दरारें जैसे जमीन ने अपना मुंह खोल रखा हो और कुछ कहना चाहती हो, पर आवाज गले में अटक गई हो। मंगत राम ने झुककर मिट्टी उठाई, उसे उंगलियों के बीच मसल दिया। कोई ठंडक नहीं, कोई नमी नहीं, सिर्फ धूल, सूखी, थकी, बेजान। उनके कानों में अपने बचपन की आवाज गूंज गई, जब यही नहर बरसात में उफनती थी और बच्चे किनारों से चिल्लाकर भागते थे, जब बैलगाड़ियां पास से गुजरती और पहियों की चरमराहट पानी के शोर में दब जाती थी। आज पहियों के लिए भी रास्ता नहीं था और पानी के लिए भी। दूर से किसी मंदिर की घंटी बजी, आवाज आई, पर गूंज नहीं बनी। मंगतराम को लगा जैसे घंटी भी जानती हो कि आज उसकी आवाज कहां टिकेगी। उन्होंने नहर की दीवार पर हाथ फेरा। ईंटें गर्म थीं, जैसे रात भर धूप पीती रही हो। अब तो तू भी थक गई है। उनके मुंह से यह वाक्य ऐसे निकला जैसे नहर कोई जीव हो जिसकी सांस अब उखड़ रही हो। उसी वक्त कच्चे रास्ते पर कदमों की आहट आई। इंद्र आ रहा था, कंधे पर खाली बाल्टी, पैरों में मिट्टी और चेहरे पर वह कसाव जो जवान आदमी तब उठता है जब हालात उससे बड़े हो जाते हैं। उसने मंगतराम को देखा, पर बोला नहीं। दोनों कुछ पल यूं ही खड़े रहे, जैसे शब्दों की जरूरत ही ना हो। फिर इंद्र ने नहर की ओर देखा और हल्की सांस छोड़ी। आज भी कुछ नहीं? मंगतराम ने सिर हिलाया। न हां न ना, बस एक थका हुआ इशारा। इंद्र ने बाल्टी नीचे रख दी। उसकी धातु ने सूखी जमीन से टकराकर आवाज की, खाली बर्तन की आवाज जो सबसे ज्यादा चुभती है। पिता कहते थे, इंद्र ने धीमे स्वर में कहा,
कि इस नहर में कभी आखिरी पानी नहीं आता। मंगतराम ने उसकी तरफ देखा। आंखों में कुछ टूटा हुआ था। पिता बातें उस वक्त की करते थे। उन्होंने कहा, जब नहर के पास सब्र था और ऊपर वालों के दिल में डर। इंद्र कुछ कहना चाहता था, पर शब्द जैसे भीतर ही रह गए। नहर के ऊपर अचानक दो चिड़ियां उड़कर आईं। उन्होंने नीचे देखा, एक चक्कर लगाया और फिर बिना उतरे उड़ गईं। मंगतराम की आंखें उनका पीछा करती रहीं। पानी नहीं दिखा। उन्होंने बुदबुदाया, तो परिंदे भी नहीं रुकते। सूरज अब धीरे धीरे धुंध को चीर रहा था। रोशनी नहर की तलहटी पर पड़ी और दरारें और साफ दिखने लगीं। वे दरारें जो सिर्फ मिट्टी में नहीं थीं, वे घरों तक जा चुकी थीं, खेतों में उतर चुकी थीं और अब लोगों के बीच अपनी जगह बना रही थीं। मंगतराम ने अपनी लाठी उठाई, कदम पीछे खींचते हुए बोले, आज से नहर को देखना बंद मत करना इंद्र। जब चीजें मरती हैं तो आखिरी निशानी अचानक दिखती है। इंद्र ने सिर हिलाया। दोनों अलग दिशाओं में चल पड़े, एक अतीत की तरफ, दूसरा भविष्य की तरफ, और पीछे नहर रह गई, चुप, सूखी, पर अभी पूरी तरह खत्म नहीं, जैसे किसी कहानी की पहली सांस जो अब भी रुकी नहीं है। सूरज पूरी तरह निकला भी नहीं था और गांव की गलियों में पहले ही आवाजें जाग चुकी थी। कहीं घड़ों के मुंह पर कपड़ा बांधा जा रहा था, कहीं बाल्टियों के हैंडल कसकर पकड़े जा रहे थे, कहीं बच्चों को चुप कराया जा रहा था, क्योंकि आज पानी की सुबह थी और पानी की सुबह में कोई ऊंची आवाज पसंद नहीं की जाती। नहर की ओर जाने वाली पगडंडी पर घड़ों की एक लंबी कतार बन चुकी थी। पीतल के, मिट्टी के, लोहे के, हर घर का अपना बोझ। कतार के बीचों बीच रुक्मिणी खड़ी थी। उसके माथे पर नींद का नहीं, जागने का पसीना था। घड़े को उसने कूल्हे से टिकाया हुआ था, जैसे कोई मां बच्चे को संभालती है, डरते हुए कि कहीं हाथ ढीला न पड़ जाए। उसने पीछे मुड़कर देखा। औरतें कम बोल रही थीं, पर आंखें सब कुछ कह रही थीं। एक एक घड़ा सिर्फ तपानी के लिए नहीं, घर की इज्जत के लिए खड़ा था। रुक्मिणी के कानों में पिछली रात की आवाजें अभी तक थीं। इंद्र की खामोशी, चूल्हे की बुझती आग और खाली मटके की गूंज। कतार धीरे धीरे आगे खिसक रही थी। नहर पास आ रही थी, या शायद नहर की कमी ज्यादा साफ दिखने लगी थी। आगे खड़ी औरत ने पलटकर कहा, आज कितनी देर रुकेंगे? रुक्मिणी ने कंधे उचका दिए, जब तक हाथ भीग न जाए। वाक्य छोटा था, पर भीतर की थकान लंबी। कतार के किनारे अजहर की चाय भट्टी से उबलते पानी की भाप उठ रही थी। विडंबना देखिए, चाय के लिए पानी मिल गया था, पर पीने के लिए नहीं। अजहर कप रखते हुए नहर की ओर नजर डालता और फिर लोगों की कतार पर। आज जल्दी खत्म होगा, उसने किसी से नहीं, खुद से कहा। नहर के किनारे पहुंचते ही कतार ठिठक गई। जहां कभी पानी घुटनों तक होता था, आज वहां सिर्फ मिट्टी थी, गाढ़ी, टूटी और जगह जगह ढसी हुई। कुछ औरतें घड़ों को आगे झुकाने लगीं, जैसे पानी कहीं नीचे छुपा बैठा हो। रुक्मिणी ने घड़ा नीचे रखा। घड़े का मुंह नहर की तरफ था, उम्मीद की तरह खुला हुआ। एक बूंद टपकी, सबकी गर्दनें एक साथ झुकी। दूसरी बूंद नहीं आई। किसी ने गहरी सांस ली, किसी ने मुंह फेर लिया। रुक्मिणी ने अपनी उंगलियों से मिट्टी कुरेद कर रास्ता बनाया। उसे पता था, अगर पानी है तो वहीं मिलेगा जहां दरारें हैं। उंगलियों में हल्की ठंडक महसूस हुई, बहुत हल्की। उसने घड़े को जरा आगे खिसकाया। पीछे से आवाज आई, अकेली ही भर लोगी क्या? यह कटाक्ष नहीं था, यह डर था। रुक्मिणी ने पलट कर देखा। उसकी आंखों में झिझक नहीं थी। सबके लिए है, उसने कहा, अगर सब थोड़ा लें। कतार में सरगोशियां फैल गई। इसी वक्त दूर से सज्जन पटेल आता दिखा। साफ कपड़े, माथे पर शिकन और चाल में अधिकार। उसने भीड़ को देखा और आवाज ऊंची की,
ऐसे नहीं चलेगा। औरतें चुप हो गईं। हर घर से एक घड़ा, सज्जन ने कहा, और किसी ने नियम तोड़ा तो अगली बार कतार में नहीं लगेगा। रुक्मिणी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल थे, पर उसने बोले नहीं, क्योंकि पानी के सामने शब्द अक्सर हार जाते हैं। इसी बीच नहर के ऊपर एक बच्चा कूदता हुआ आया। चंदन। उसके पैरों में धूल थी और आंखों में उत्सुकता। उसने नहर की दरारों को ध्यान से देखा और एक जगह उंगली से इशारा किया। यहां नीचे ठंडा है, उसने कहा। सबकी निगाहें उधर गईं। रुक्मिणी झुकी। वहां सच में मिट्टी जरा गीली थी। घड़े का मुंह उधर रखा गया। टप टप 2 बूंदें। कतार में एक हल्की सी हलचल हुई, जैसे उम्मीद ने करवट बदली हो, पर उतनी ही जल्दी बूंदें थम गईं। सज्जन ने हाथ उठाया। बस आज इतना ही। औरतों ने अपने अपने घड़े उठाए। कुछ आधे भरे थे, कुछ नाम भर के। रुक्मिणी ने अपने घड़े को देखा। पानी तले में जमा था, जैसे आखिरी सांस। उसने घड़े का मुंह ढक दिया। नहर से लौटते हुए उसने पीछे नहीं देखा, क्योंकि वह जानती थी अगर देखा तो आंखें भर जाएंगी। कतार टूट चुकी थी, पर प्यास अब भी सीधी खड़ी थी। और नहर पहली बार औरतों की आंखों में एक डर बनकर उतर आई थी। दोपहर चढ़ते चढ़ते गांव की हवा बदलने लगी। धूप सीधी नहीं पड़ रही थी। वह जैसे ऊपर रुककर सोच रही हो कि नीचे उतरे या नहीं। पीपल के पत्ते बिना आवाज के हिल रहे थे और उनके साए में बैठे लोग बिना बात के भी बेचैन थे। नहर आज फिर सबको अपनी ओर खींच रही थी। मंगतराम चौधरी दोपहर के सन्नाटे में लाठी के सहारे नहर के किनारे चल रहे थे। हर कुछ कदम पर रुकते, नीचे झुकते, मिट्टी को देखते। यह देखने का काम नहीं था, यह सुनने जैसा था, जैसे जमीन कुछ कह रही हो और वह उसकी भाषा समझने की कोशिश कर रहे हों। अचानक ऊपर से परों की आवाज आई। मंगतराम ने गर्दन उठाई। 4 पंछी नहर के ऊपर गोल गोल चक्कर काट रहे थे। वे नीचे झांकते, थोड़ा झुकते, फिर ऊपर उठ जाते। वे उतर नहीं रहे थे। अगर पानी होता, मंगतराम ने धीमे से कहा, तो रुकते। कुछ दूरी पर इंद्र खड़ा था। खेत से लौटते हुए उसकी कमीज पर धूल जमी थी और चेहरे पर धूप की लकीरें। उसने भी पंछियों को देखा। कल भी ऐसे ही उड़ रहे थे, उसने कहा, जैसे रास्ता भूल गए हों। मंगतराम ने लाठी से नहर की दीवार थपथपाई। रास्ता नहीं, उन्होंने कहा, भरोसा खोया है। दोनों चुप हो गए। पंछी अब एक जगह पर बार बार झुक रहे थे। उसी वक्त नहर की तलहटी से चंदन की आवाज आई, काका यहां आओ। दोनों नीचे उतरे। चंदन मिट्टी की एक दरार के पास बैठा था। उसने अपनी हथेली वहां रखी हुई थी। ठंडी है, उसने कहा। बहुत नहीं, पर बाकी जगह से अलग। मंगतराम घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने उंगलियां उसी जगह टेकाई। सचमुच एक अलग एहसास था। ऐसा नहीं कि पानी हो, पर ऐसा भी नहीं कि कुछ ना हो। जमीन झूठ नहीं बोलती, मंगतराम बोले। वह बस धीरे बताती है। इंद्र ने आसपास देखा। नहर की दीवारें यहां थोड़ी ज्यादा टूटी थीं। ईंटों के बीच पुरानी गारा, जैसे किसी और तरीके से भरी गई हो। यह हिस्सा अलग क्यों है? इंद्र ने पूछा। मंगतराम ने आंखें मिचमिचाई। यादों की तहें खुलने लगीं। बहुत पहले, उन्होंने कहा, जब नहर नई थी, यहां से एक छोटी धारा अलग जाती थी, खेतों की तरफ। इंद्र की आंखें चमकी। तो अब मंगतराम ने चारों ओर देखा। अब वह रास्ता दब गया है। पंछियों ने अचानक अपना चक्कर कस लिया। वे ठीक इसी जगह पर नीचे झुकने लगे। ऊपर से अजहर की आवाज आई, अरे आज तो यहां सभा है क्या? वह चाय की केतली लिए नहर के किनारे आ खड़ा हुआ। सुना है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। परिंदे भी लाइन में लग रहे हैं। इंद्र ने उसकी तरफ देखा। तू मजाक बंद कर। अजहर चुप हो गया। उसने भी मिट्टी देखी। कल रात, वह बोला,
मेरी भट्टी के पास से कोई गुजरा, चुपचाप नहर की तरफ। मंगतराम ने सिर उठाया। कौन? अजहर ने कंधे उचका दिए। अंधेरे में चेहरा नहीं दिखता, पर आवाज पहचानी सी लगी। हवा अचानक ठंडी हो गई, पंछी उड़ गए। इसी वक्त दूर से मंदिर की घंटी बजी। एक बार, दो बार। भैरों जी घंटी बजाते हुए नहर की ओर देख रहे थे। संकेत है, उन्होंने अपने आप से कहा। कुछ बदलने वाला है। मंगतराम खड़े हुए, लाठी जमीन में गड़ी। संकेत तभी काम करता है, उन्होंने कहा, जब लोग देखने के बजाय समझने को तैयार हों। इंद्र ने नहर की दरारों को एक बार फिर देखा। अब वह सिर्फ सूखी नहीं लग रही थी, वह जैसे कुछ छुपा रही हो। दूर कहीं रुक्मिणी आंगन में घड़ा रखे उसी दिशा में देख रही थी। उसे पता नहीं था क्यों, पर मन बार बार उधर खिंच रहा था। और नहर के ऊपर अब कोई पंछी नहीं था, पर उनके चक्कर का निशान हवा में अब भी घूम रहा था, जैसे किसी अदृश्य उंगली ने गांव को इशारा कर दिया हो कि कहानी अब सिर्फ पानी की नहीं रही। शाम ढलने से ठीक पहले चौपाल की नीम के नीचे लोग जमा होने लगे। धूप की आखिरी धारियां मिट्टी पर तिरछी लकीरें खींच रही थीं, और उन्हीं लकीरों के बीच गांव का भविष्य बैठने वाला था। नीम के तने से सटी पुरानी लकड़ी की चौकी पर सज्जन पटेल पहले से मौजूद था। उसकी पगड़ी ठीक बंधी थी, मूंछों पर तेल की चमक और आंखों में वह आत्मविश्वास जो अक्सर नियम बनने से पहले पैदा होता है। लोग धीरे धीरे आए, किसी के हाथ में लाठी, किसी की गोद में बच्चा, किसी के माथे पर सिर्फ चिंता। मंगतराम चौधरी नीम की जड़ों के पास बैठ गए। वे बोलने नहीं आए थे, पर सुनने से ज्यादा जानते थे। इंद्र भीड़ के किनारे खड़ा रहा। वह बैठा नहीं, जैसे खुद को तैयार रखे हो किसी भी वक्त उठ खड़े होने के लिए। अजहर अपनी भट्टी बंद कर एक कप में चाय ले आया। चाय गर्म थी, पर माहौल नहीं। भैरों जी घंटी बजा कर आए थे। उन्होंने चौपाल की ओर देखते हुए घंटी की डोरी ढीली कर दी, जैसे आज आवाज कम चाहिए। चंदन नीम की एक जड़ पर बैठा मिट्टी में कुछ बनाता रहा। कोई नहीं जानता था वह खेल रहा है या समझ रहा है। थोड़ी देर बाद विपिन बाबू भी पहुंचे, कमीज सलीके में, जूते धूल से बचे हुए और हाथ में एक फाइल जो नहर से ज्यादा भारी लग रही थी। सज्जन ने खांस कर सबका ध्यान खींचा। गांव की हालत सब देख रहे हैं, उसने कहा। पानी कम है और कम चीज का बंटवारा नियम से होता है। भीड़ में हलचल हुई। इंद्र ने आगे कदम रखा। नियम तब बनते हैं, उसने कहा, जब सब बराबर हों। सज्जन की नजर तिरछी हुई। बराबरी की बातें पानी नहीं भरती। मंगतराम ने सिर उठाया। पर नियत नहर से ज्यादा गहरी होती है। कुछ लोग मुस्कुराए, कुछ चुप रहे। सज्जन ने हाथ उठाया। हर घर को एक घड़ा पानी मिलेगा। नहर के किनारे मेरी निगरानी रहेगी। तुम्हारी? इंद्र की आवाज सख्त थी। हां, सज्जन बोला, क्योंकि किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी। भीड़ में फुसफुसाहटें फैल गईं। अजहर ने धीरे से कहा, जिम्मेदारी और अधिकार अक्सर एक ही जेब में रहते हैं। सज्जन ने उसे घूरा। चाय बेचो, नीति नहीं। विपिन बाबू ने फाइल खोली। कागजों की खड़खड़ाहट चौपाल में गूंज गई। सरकारी नियम के हिसाब से, उन्होंने कहा, पानी का वितरण स्थानीय समिति तय करेगी। सज्जन ने तुरंत कहा, तो वही समिति यहां बैठी है। मंगतराम ने हल्की हंसी हंसी। समिति तब होती है जब सुनने वाले एक से ज्यादा हों। सज्जन का चेहरा एक सख्त हो गया। आज फैसला होगा, उसने कहा। और अभी, इंद्र ने आगे बढ़कर कहा, और अगर फैसला गलत हुआ। चौपाल एकदम शांत हो गई। नियम के पत्ते हिले, जैसे पेड़ भी सुन रहा हो। सज्जन ने इंद्र की आंखों में देखा। तो अगली बार पानी नहीं मिलेगा। रुक्मिणी भीड़ के पीछे खड़ी थी। उसने इंद्र की पीठ देखी और पहली बार डर से ज्यादा गुस्सा महसूस किया। चंदन ने मिट्टी से सिर उठाया। अगर पानी नीचे है, उसने अचानक कहा, तो ऊपर नियम क्यों?
सबकी नजरें उस पर गईं। सज्जन हंसा। बच्चों की बातें चौपाल में नहीं होती। मंगत राम ने लाठी जमीन पर टिकाई। कभी कभी सच सबसे छोटे मुंह से निकलता है। फैसला लिखे बिना हो गया। एक घड़ा प्रति घर। निगरानी सज्जन की। उल्लंघन पर रोक। लोग उठने लगे। कोई खुश नहीं था, कोई नाखुश भी नहीं। बस सबके भीतर एक कसक थी। इंद्र ने नहर की दिशा में देखा। उसे साफ दिख रहा था। यह फैसला पानी बचाने के लिए नहीं, किसी और चीज को बचाने के लिए लिया गया है। और चौपाल के ऊपर नियम के पत्तों से छनकर आती रोशनी जैसे कह रही हो, यह शुरुआत है। रात गांव में धीरे उतरती है। पहले आंगनों में, फिर गलियों में, और आखिर में लोगों की आंखों में। उस रात नहर की तरफ जाने वाली पगडंडी अंधेरे में भी पहचानी जा सकती थी। मिट्टी के ऊपर पड़े गीले से निशान चांदनी में अलग चमक रहे थे। अजहर अपनी चाय भट्टी की लालटेन जला चुका था। पीली रोशनी केतली के मुंह से उठती भाप पर पड़ती तो वह किसी धुंधली कहानी की तरह दिखती। आज भट्टी पर कोई ज्यादा नहीं रुका। लोग आते, दो घूंट लेते और नजर बचाकर चले जाते। अजहर सब देख रहा था। वह बोल नहीं रहा था, पर उसकी आंखें हर आहट गिन रही थीं। थोड़ी देर बाद एक परछाई लालटेन की रोशनी में खींचती हुई आई। फिर दूसरी, फिर तीसरी। अजहर ने चाय के कप पंक्तिबद्ध रखे, जैसे वह सिर्फ मेज सजा रहा हो। पहली परछाई ने कहा, आज देर हो गई। आवाज पहचानी सी थी। अजहर ने बिना देखे जवाब दिया, पानी के दिनों में देर जल्दी नहीं देखती। दूसरी परछाई लालटेन के करीब आई। उसके जूते साफ थे। सज्जन पटेल। यहां भीड़ क्यों नहीं? उसने पूछा। प्यास में लोग शोर नहीं करते, अजहर बोला। सज्जन बैठ गया। उसकी आंखें अंधेरे में किसी को ढूंढ रही थीं। तीसरी परछाई थोड़ी हिचक के साथ आई। विपिन बाबू। उन्होंने कुर्सी नहीं खींची, बस खड़े रहे। आपने बुलाया था? उन्होंने पूछा। सज्जन ने सिर हिलाया। बैठिए, बात छोटी है। अजहर ने कप भरते हुए कहा, चाय लीजिए, सौदे में गर्मी चाहिए। विपिन बाबू ने उसकी तरफ देखा, पर कुछ कहा नहीं। सज्जन ने धीरे आवाज में कहा, नहर में जितना पानी दिख रहा है उतना ही है। यह सब मान लें तो हंगामा नहीं होगा। विपिन बाबू ने भौहें चढ़ाई। अगर नीचे है तो नीचे ही रहने दीजिए, सज्जन बोला। ऊपर आएगा तो सवाल उठेंगे। लालटेन की लौ हल्का सा कांपी। अजहर ने केतली रख दी। और सवालों में आपको परेशानी है? सज्जन की नजर तेज हुई। मुझे व्यवस्था चाहिए। व्यवस्था? अजहर मुस्कुराया। और फायदा अक्सर साथ चलते हैं। सज्जन ने जेब से एक छोटा सा कागज निकाला, उसे मेज पर सरका दिया। नहर की निगरानी का खर्च, उसने कहा। कुछ लोगों को मिलेगा, कुछ नहीं। विपिन बाबू ने कागज नहीं उठाया। यह मेरे काम में नहीं आता। तो फिर फाइल में लिख दीजिए, सज्जन बोला, कि पानी नहीं है। अजहर ने खिड़की की ओर देखा। दूर नहर की दिशा में हल्की सी हलचल थी, किसी के कदम। उसने धीमे से कहा, कभी कभी सच अपने आप चलकर आ जाता है। सज्जन ने हंसने की कोशिश की। सच भी रास्ता पूछकर आता है। इसी वक्त लालटेन की रोशनी में एक और परछाई उभरी। इंद्र। उसने चाय नहीं मांगी, बस खड़ा रहा। मुझे पानी चाहिए, उसने सीधे कहा। सज्जन की आवाज ठंडी थी। कतार में आओ। कतार सुबह होती है, इंद्र बोला। रात को सौदे। विपिन बाबू की सांस तेज हो गई। अजहर ने दोनों हाथ मेज पर रखे। आज भट्टी बंद, उसने कहा। कल फिर खुल जाएगी। सज्जन खड़ा हुआ। ध्यान रखना अजहर, लालटेन जितनी रोशनी देती है उतना ही अंधेरा भी दिखाती है। विपिन बाबू बिना कुछ कहे चल दिए। इंद्र ने एक बार कागज की ओर देखा और फिर सज्जन की आंखों में। नहर में पानी होगा, उसने कहा, तो ऊपर आएगा। सज्जन मुस्कुराया। और अगर नहीं आया? इंद्र ने जवाब नहीं दिया। वह बाहर निकल गया।
अजहर ने लालटेन की बाती जरा कम कर दी। रोशनी सिकुड़ गई, जैसे सौदे की जगह अब शक ने ले ली हो। दूर नहर की तरफ किसी चीज के खिसकने की आवाज आई, बहुत हल्की। पर उस रात नींद से ज्यादा सवाल जाग रहे थे और लालटेन के नीचे हुआ सौदा अब अंधेरे में अपनी कीमत मांग रहा था। सुबह की पहली हवा मंदिर की सीढ़ियों से टकराकर गांव में फैल गई। भैरों जी घंटी की रस्सी थामे खड़े थे। उनकी उंगलियों में कांप नहीं था, पर मन में था। घंटी बजी। धातु की आवाज आसमान तक गई, पर नीचे उतरते उतरते पतली हो गई। भैरों जी को लगा जैसे आवाज भी जानती हो कि आज किसके कानों तक पहुंचना है और किसके नहीं। मंदिर के सामने कुछ लोग हाथ जोड़कर खड़े थे, कुछ आंखें बंद किए, कुछ खुली डर से। देवता रूठ गए हैं, किसी ने कहा। नहर सूखी है, इसलिए दूसरी आवाज आई। भैरव जी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने घंटी की रस्सी छोड़ दी। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उनकी नजर नहर की तरफ चली गई। उधर मंगतराम चौधरी धूप में बैठे थे। उनके सामने नहर की मिट्टी फैली थी, मानो कोई किताब खुली हो। भैरव जी पास आए। लोग कह रहे हैं, उन्होंने धीमे से कहा, यह सब पाप का फल है। मंगतराम ने मिट्टी को देखा। पाप, उन्होंने कहा, तभी बोलता है जब गलती चुप रहती है। भैरव जी चुप हो गए। उसी वक्त रुक्मिणी मंदिर की सीढ़ियों पर आई। उसके हाथ में छोटा सा लोटा था, लगभग खाली। उसने देवता के सामने पानी नहीं, सिर्फ सिर झुकाया। इंद्र उसके पीछे खड़ा था। उसने चारों ओर देखा। लोग पूजा कर रहे थे, पर नजरें नहर पर थीं। देवता से क्या मांग रहे हो? इंद्र ने फुसफुसाकर पूछा। रुक्मिणी ने कहा, सच। इसी बीच सज्जन पटेल मंदिर के आंगन में पहुंचा। उसके साथ 2-3 आदमी थे। उसने ऊंची आवाज में कहा, आज से हर सुबह घंटी के साथ नहर की शांति के लिए प्रार्थना होगी। भीड़ में कुछ ने सिर हिलाया, कुछ ने कुछ नहीं किया। भैरव जी ने उसकी तरफ देखा। और पानी? सज्जन मुस्कुराया। देवता देंगे। मंगतराम उठ खड़े हुए। देवता ने नहर नहीं खोदी थी, उन्होंने कहा। वह इंसानों का काम था। मंदिर के आंगन में खामोशी उतर आई। दूर से अजहर भी आ गया। उसके हाथ में चाय नहीं थी। कल रात, उसने कहा, नहर के पास किसी ने मिट्टी हटाई। सज्जन की भौहें तनी। अफवाह मत फैलाओ। अफवाह, अजहर बोला, तभी फैलती है जब सच दबाया जाए। विपिन बाबू मंदिर के बाहर खड़े थे। उन्होंने यह सब सुना। नहर के नीचे उन्होंने अचानक कहा, पुरानी धारा हो सकती है। सबकी नजरें उनकी ओर गईं। सज्जन ने तेजी से कहा, कागज में नहीं है। विपिन बाबू ने फाइल कसकर पकड़ी। कागज हर चीज नहीं जानता। चंदन मंदिर की दीवार के पास धूप में खड़ा था। उसने जमीन पर घंटी की परछाई देखी। परछाई हिलती है, उसने कहा, तो आवाज बदल जाती है। कोई नहीं समझा। भैरव जी ने फिर से घंटी की रस्सी पकड़ी। इस बार उन्होंने जोर से नहीं खींचा। आवाज हल्की थी, पर गांव ने उसे साफ सुना, क्योंकि अब लोग समझने लगे थे कि सूखा सिर्फ नहर में नहीं, भरोसे में भी है। और अगर भरोसा लौटा तो पानी रास्ता ढूंढ लेगा। दोपहर का सूरज सीधे सिर पर आ बैठा था, न छाया न राहत। विपिन बाबू नहर के किनारे खड़े थे, हाथ में वही फाइल जिसमें पन्ने ज्यादा थे और जवाब कम। उनके जूते मिट्टी से अब भी बचे हुए थे, जैसे वे जमीन को छूने से पहले इजाजत मांग रहे हों। मंगतराम चौधरी उनसे थोड़ी दूरी पर नहर की दीवार के सहारे बैठे थे। लाठी जमीन में गड़ी थी, मानो किसी पुराने निशान पर कील। यहीं से शुरू करो, मंगतराम ने कहा। कागज नहीं, कदम। विपिन बाबू ने संकोच से एक कदम बढ़ाया, फिर दूसरा। नहर की तलहटी में उतरते ही हवा का ताप बदल गया। ऊपर की धूप नीचे आकर थोड़ी थकी हुई लगती थी। इंद्र पास ही खड़ा था। उसकी हथेलियां मिट्टी से सनी थी। यहां, उसने इशारा किया। दरारें बराबर नहीं है। विपिन बाबू ने झुककर देखा। सचमुच
कुछ जगहें ऐसी थीं जहां मिट्टी जैसे अलग तरह से बैठी हो। उन्होंने फाइल खोली, एक नक्शा निकाला। रेखाएं साफ थीं, पर जमीन वैसी नहीं। इस हिस्से में उन्होंने नक्शे पर उंगली रखी। कोई उपधारा दर्ज नहीं है। मंगतराम मुस्कुराए। दर्ज तब होती है जब लिखने वाला यहां खड़ा हो। उन्होंने लाठी से नहर की दीवार पर हल्की चोट की। खोखली आवाज। इंद्र की आंखें चौड़ी हो गईं। सुना? उसने कहा। विपिन बाबू ने भी सुना। उनके चेहरे पर पहली बार कागज से अलग चिंता उभरी। इसी वक्त चंदन नहर की ढलान से फिसलता हुआ आया। उसके हाथ में एक पुराना पत्थर था, चिकना, घिसा हुआ। यह नीचे दबा था। उसने कहा, इस पर निशान है। मंगतराम ने पत्थर लिया, उसे उलटा पलटा। यह पानी का पत्थर है, उन्होंने कहा। जहां इसे रखा जाता है वहां बहाव मोड़ा जाता है। विपिन बाबू ने पत्थर को ध्यान से देखा। नक्शे में वैसा कुछ नहीं था। अगर यह सच है, उन्होंने धीमे से कहा, तो रिपोर्ट गलत है। पीछे से कदमों की आवाज आई। सज्जन पटेल आ पहुंचा। उसके चेहरे पर वही पुरानी सख्ती थी, पर आंखों में नया सवाल। क्या चल रहा है? उसने पूछा। इंद्र ने जवाब दिया, जो कागज में नहीं वह जमीन में। सज्जन हंसा। जमीन से सरकारी काम नहीं चलता। विपिन बाबू ने फाइल बंद कर दी। कभी कभी, उन्होंने कहा, सरकारी काम जमीन से ही शुरू होता है। सज्जन की मुस्कान एक पल के लिए डीली पड़ी। दूर रुक्मिणी नहर की ओर आती दिखी। उसके हाथ में खाली घड़ा था। वह रुकी, सबको देखा। अगर नीचे पानी है, उसने कहा, तो ऊपर झगड़ा क्यों? कोई तुरंत नहीं बोला। अजहर भी पास आ गया था। उसने चाय नहीं लाई, सिर्फ खबर। कल रात, उसने कहा, नहर के किनारे मिट्टी फिर हिली है। सज्जन की आंखें तेज हो गईं। किसने? अजहर ने कंधे उचका दिए। जिसे पानी चाहिए। मंगतराम उठ खड़े हुए। लाठी से नहर की तलहटी पर एक सीधी रेखा खींची। यहां, उन्होंने कहा। अगर रास्ता खोला गया तो धार आएगी। विपिन बाबू ने रेखा को देखा, फिर आकाश की तरफ। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि फाइल का वजन हाथ में नहीं, सीने पर है। मैं ऊपर रिपोर्ट नहीं भेजूंगा, उन्होंने कहा। पहले यह देखूंगा। सज्जन कुछ कहना चाहता था, पर शब्द गले में अटक गए। नहर के ऊपर हवा चली, धूल उड़ी, पर उसी धूल में कहीं ना कहीं ठंडक की गंध थी, और सबको लगा कि अब कहानी कागज से बाहर निकल रही है। शाम उतरते ही नहर का रंग बदल गया। धूप की जगह छायाएं उतर आईं, लंबी, टेढ़ी और बेचैन। दिन में जो दरारें सिर्फ फटी मिट्टी लगती थीं, अब वे ऐसे दिख रही थीं जैसे जमीन ने अपने भेद छुपा रखे हों। चंदन सबसे पहले फिर नहर में उतरा। बड़ों की बातें उसके सिर के ऊपर से गुजर जाती थीं, पर जमीन की भाषा वह सीधे समझता था। उसने उसी जगह हाथ रखा जहां दोपहर में ठंडक महसूस हुई थी। अब ठंडक बढ़ गई थी। यहां, उसने आवाज दी, यहां कुछ है। इंद्र फौरन नीचे उतरा। उसके पीछे मंगतराम चौधरी भी। मंगतराम ने दरार के किनारे मिट्टी को धीरे धीरे हटाया। हर हरकत में एक उम्र का सब्र था। थोड़ी देर में पत्थरों की कतार दिखी, सीधे रखे हुए, जैसे किसी ने रास्ता बनाया हो। यह दीवार नहीं, मंगतराम बोले, यह ढकाव है। इंद्र की सांस तेज हो गई। अगर इसे हटाया, वाक्य पूरा नहीं हुआ। ऊपर से अजहर की आवाज आई, तो धार आएगी। वह चुपचाप पास खड़ा था। आज उसके हाथ में केतली नहीं थी। दूर रुक्मिणी नहर के किनारे खड़ी थी। उसकी आंखें डर और उम्मीद के बीच झूल रही थीं। रात है, उसने कहा। अगर कुछ हुआ तो सुबह नहीं आएगी? इंद्र ने पूछा। रुक्मिणी चुप हो गई। इसी बीच विपिन बाबू फाइल ले पहुंचे। उनके चेहरे पर पहली बार दुविधा नहीं, निर्णय था। अगर यह पुरानी धारा है, उन्होंने कहा, तो इसे खोलना कानून में नहीं। मंगतराम ने बात काटी। कानून तब बना था जब पानी बहता था। विपिन बाबू ने दरारों को देखा, पत्थरों की सलीकरा भरी जमावट। उन्होंने धीरे से कहा,
मैं देखूंगा। उसी वक्त नहर के ऊपर कदमों की तेज आहट आई। सज्जन पटेल, उसके साथ दो लोग और थे। मैंने मना किया था। उसने कहा, कोई छेड़छाड़ नहीं। इंद्र ऊपर देखा। यह छेड़छाड़ नहीं। उसने कहा, यह वापसी है। सज्जन हंसा। वापसी से किसका फायदा? मंगतराम ने पत्थर पर हाथ रखा। गांव का। सज्जन ने आसपास देखा। लोग इकट्ठा होने लगे थे। भैरव जी भी मंदिर से उतर आए। उनकी आंखें अंधेरे में भी सब कुछ देख रही थीं। रुको, उन्होंने कहा। रात में जो निकले वह संभालना मुश्किल होता है। चंदन ने मिट्टी हटाते हुए कहा, अगर नहीं निकला तो सुबह भी नहीं निकलेगा। एक पल के लिए सब रुक गए। हवा ठंडी हो गई। मंगतराम ने लाठी नीचे रखी, अपने दोनों हाथ पत्थरों पर रखे। अगर धार आई, उन्होंने कहा, तो मैं जिम्मेदार। इंद्र ने उनके साथ हाथ लगाया। फिर अजहर। फिर थोड़ी हिचक के बाद विपिन बाबू। 4 हाथ। फिर 6। पत्थर हिले। पहले सिर्फ आवाज आई, गहरी, भीतर से आती हुई। फिर मिट्टी धंसी। और तभी नहर की तलहटी में एक सिहरन दौड़ी। कहीं नीचे कुछ खिसका। सज्जन की आवाज तेज हुई, रुको। पर अब रुकना किसी के बस में नहीं था। दरार के भीतर से हवा आई, ठंडी, नम। चंदन ने आंखें बंद कर ली। मंगतराम फुसफुसाए, आ रही है। एक बूंद पत्थर से टकराई, फिर दूसरी, फिर एक पतली धार, बहुत छोटी, बहुत धीमी, पर असली। नहर की सूखी देह ने पहली बार फिर से सांस ली। कोई खुशी से नहीं बोला, कोई डर से नहीं चिल्लाया। सब चुप थे, क्योंकि वे समझ गए थे ये रहस्य अब खुल चुका है और अब पानी से ज्यादा नियत की परीक्षा होने वाली है। रात भर नहर के भीतर वह पतली धार चलती रही, बहुत कम, बहुत चुप, जैसे किसी ने अपने जख्म को दिखाए बिना सांस लेना सीख लिया हो। सुबह होने से पहले ही खबर फैल चुकी थी, पानी आया है। पूरी नहर नहीं, पर आया है। लोग अंधेरे में ही घड़े लेकर निकल पड़े। घंटी नहीं बजी, लालटेनें जली और रोशनी के उन छोटे छोटे टुकड़ों में गांव की बेचैनी स्पष्ट दिख रही थी। रुक्मिणी घड़ा उठाए नहर की ओर चली। उसके कदम तेज नहीं थे, सतर्क थे। उसे याद था सज्जन का नियम, और यह भी कि नियम पानी से ज्यादा आदमी को काटता है। नहर के पास लोग पहले से जमा थे। धार अब भी पतली थी, पर आंखों में उससे कहीं ज्यादा लालच था। सज्जन पटेल सबसे आगे खड़ा था। एक घड़ा। उसकी आवाज अंधेरे को चीरती हुई आई। कोई धक्का नहीं। पर धक्का नियम सुनकर नहीं रुकता। पीछे से किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की। घड़ा टकराया, पानी छलका, एक बूंद मिट्टी में समा गई, और उसी के साथ सब्र भी। धक्का मत दो, किसी ने चिल्लाया। अरे हटो, दूसरी आवाज आई। इंद्र भीड़ के बीच पहुंचा। उसने रुक्मिणी का हाथ थाम लिया। पीछे रहो, उसने कहा। तभी नहर की दीवार के पास एक आवाज आई, पत्थर खिसकने की। मंगतराम चौधरी उधर खड़े थे। उनकी आंखें धार पर टिकी थीं। मेढ़ कमजोर है, उन्होंने कहा। अगर टूट गई, उनकी बात पूरी नहीं हुई। किसी ने जल्दी में घड़ा आगे बढ़ाया। दीवार के पास की मिट्टी धंस गई। छोटी सी मेढ़ टूट गई। धार इधर उधर बिखर गई। एक पल के लिए सब स्तब्ध रह गए। फिर हाहाकार। देखा, सज्जन चिल्लाया। मैंने कहा था। उसने इंद्र की ओर देखा। तुम्हारे लोगों ने किया है। इंद्र की आंखें आग हो गईं। मेरे लोग, उसने कहा। पानी सबका है। सज्जन आगे बढ़ा। अब कोई नहीं भरेगा। अजहर ने बीच में आकर कहा, धार बचानी है, लड़ाई नहीं। पर भीड़ अब सुन नहीं रही थी। विपिन बाबू दूर खड़े थे। उनकी फाइल हाथ में कांप रही थी। उन्होंने देखा, पत्थर, टूटी मेड़ और बिखरता पानी। कागज में इसका कोई जवाब नहीं था। भैरव जी मंदिर की सीढ़ियों से घंटी बजाने ही वाले थे, फिर रुक गए। घंटी से मेड़ नहीं जुड़ती, उन्होंने अपने आप से कहा। चंदन नहर की तलहटी में पानी की धार को उंगली से मोड़ने की कोशिश कर रहा था।
इधर से मत जाने दो, वह बुदबुदाया। मंगतराम उसके पास पहुंचे। उन्होंने अपने हाथों से मिट्टी समेटी, दरार पर रखी। सब पीछे हटो, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में पहली बार सख्ती थी। इंद्र तुरंत आगे आया। उसने भी मिट्टी थामी। अजहर, फिर दो और लोग। धीरे धीरे मेड़ फिर से संभलने लगी। धार फिर सीधी हुई। पर तब तक बहुत कुछ टूट चुका था। रुक्मिणी ने घड़े में झांका। पानी था, पर मन नहीं। सज्जन ने पीठ मोड़ ली। मैंने कहा था, वह बुदबुदाया। विपिन बाबू ने नहर को देखा, फिर लोगों को। उन्हें समझ आ गया, यह सिर्फ तकनीकी समस्या नहीं है, यह भरोसे की मेड़ है, और वह आज पहली बार साफ साफ टूटी है। नहर की धार अब भी बह रही थी, पर गांव के भीतर एक सूखा और गहरा हो गया था, और सबको पता था असली लड़ाई अब शुरू होने वाली है। शाम ढलते ही गांव पर एक अजीब सी चुप्पी उतर आई। दिन की अवरात फरी अब थक कर बैठ गई थी, और रात अपने साथ एक सवाल ले आई थी। क्या यह सच में आखिरी धार है? नहर के किनारे लालटेनें टिमटिमा रही थी। हर रोशनी के नीचे एक चेहरा था, उम्मीद और डर के बीच अटका हुआ। मंगतराम चौधरी पत्थरों के पास बैठे थे। उनकी आंखें धार पर नहीं, लोगों पर थीं। वे समझ गए थे, पानी से ज्यादा आज इंसान की परीक्षा है। इंद्र नहर की दीवार से सटा खड़ा था। उसकी बाहों में आज खेत की थकान नहीं, लड़ाई की तैयारी थी। रुक्मिणी उसके पास ही बैठी थी। घड़ा गोद में था, पर ढक्कन खुला नहीं। अगर भर लिया, उसने धीमे से कहा, तो किसी का खाली रह जाएगा। इंद्र ने कुछ नहीं कहा। उसने पहली बार घड़े को भी हथियार की तरह महसूस किया। दूर अजहर अपनी भट्टी के पास खड़ा था। केतली आग पर नहीं थी, आज वह बस देख रहा था। आज चाय नहीं बनेगी, उसने कहा। अगर बनी तो पानी कम पड़ेगा। लोगों ने उसकी बात पर सिर हिलाया। भैरों जी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे थे। घंटी पास में थी, पर उन्होंने उसे नहीं छुआ। आज आवाज नहीं, उन्होंने कहा, आज सुनना है। नहर की तलहटी में चंदन धार के पास बैठा था। वह पानी की रफ्तार गिन रहा था, उंगलियों से नहीं, दिल से। धीमी हो रही है, उसने कहा। सबने उसकी ओर देखा। विपिन बाबू थोड़ी दूरी पर खड़े थे। उनकी फाइल आज बंद थी। उन्होंने नहर को एक इंजीनियर की तरह नहीं, एक गांव वाले की तरह देखा। अगर इसे अभी खुला छोड़ा, उन्होंने कहा, तो रात भर बहेगी, सुबह तक खत्म हो सकती है। सज्जन पटेल छाया में खड़ा था। वह तो चुप था, बहुत देर से। लोग उसकी तरफ देख रहे थे, जैसे फैसले का इंतजार हो। आखिर वह बोला, आज रात कोई नहीं भरेगा। भीड़ में फुसफुसाहट उठी। सुबह? किसी ने पूछा। सुबह भी नहीं, सज्जन ने कहा, जब तक तय न हो जाए कि किसका कितना। इंद्र आगे बढ़ा। और तब तक? उसने पूछा। सज्जन ने नहर की ओर देखा। तब तक धार खुद तय करेगी। मंगतराम उठ खड़े हुए। धार तब तक बचेगी, उन्होंने कहा, जब तक हम उसे लालच से न तोड़ें। उन्होंने लाठी उठाई और जमीन पर एक गोल घेरा खींचा। यहां पानी ठहरेगा, उन्होंने कहा। भरेंगे नहीं, देखेंगे। लोग हिचकिचाए। पानी सामने हो और हाथ रुक जाए, यह आसान नहीं होता। रुक्मिणी ने अपने घड़े का ढक्कन और कस दिया। अगर आज रुके, उसने कहा, तो कल सब भर पाएंगे। एक एक करके लोग पीछे हटने लगे। कोई नहीं गया, कोई नहीं भरा। नहर की धार उस घेरे में धीरे धीरे जमा होने लगी। रात गहरी हुई, सितारे निकले, और हर कोई उस छोटी सी धार को जैसे पहरा दे रहा था। सज्जन पटेल सबसे आखिर में घेरा छोड़कर गया। उसके चेहरे पर पहली बार कोई जवाब नहीं था। नहर की आखिरी धार अब बह नहीं रही थी। वह इंतजार कर रही थी, और गांव भी। आधी रात के बाद गांव की नींद और गहरी हो जाती है, पर उस रात नींद किसी के पास नहीं आई। नहर के किनारे लालटेनें अब भी जल रही थीं, कम पर जिद्दी। मंगतराम चौधरी पत्थरों के पास बैठे बैठे उठ खड़े हुए।
हड्डियों में थकान उतर चुकी थी, पर आंखें जाग रही थीं। धार पहले से पतली थी, फिर भी जिंदा। अगर रात कट गई, उन्होंने बुदबुदाया, तो नहर खुद रास्ता संभालेगी। उसी वक्त अंधेरे में एक हलचल हुई, पैरों की तेज आहट, फिर धक्का। घेरे के पास रखे पत्थर खिसक गए, धार बाहर की तरफ फैलने लगी। कौन है? इंद्र की आवाज रात को चीरती हुई आई। भीड़ अचानक उभर आई, घड़े बाल्टियां हाथों में। कोई पीछे से धक्का दे रहा था, कोई आगे बढ़ रहा था। सूखे में आग लग चुकी थी। सज्जन पटेल भीड़ के बीच से तेजी से आगे आया। मैंने मना किया था, वह चिल्लाया, पर अब उसकी आवाज किसी की नहीं सुनाई दी। रुक्मिणी इंद्र का हाथ मजबूती से थामे थी। पीछे हटो, वह बोली। अभी नहीं। एक घड़ा जमीन पर गिरा, पानी फैल गया। एक बूंद नहीं, पूरा मुंह। किसी ने चीख मारी। अजहर लालटेन उठाए भीड़ के बीच घुसा। रुको, उसने कहा, यह आग है, पानी नहीं। पर तभी किसी ने घड़ा भरने की कोशिश की। पत्थर फिर खिसके, धार लगभग टूट गई। चंदन नहर की तलहटी में फिसल गया। चंदन! मंगतराम की आवाज कांप गई। इंद्र ने झपट कर उसे पकड़ा। विपिन बाबू भीड़ से बाहर खड़े सब देख रहे थे। उनका चेहरा पीला पड़ गया। बस! उन्होंने अचानक चिल्लाया। पहली बार उनकी आवाज में हुक्म था। अगर यह धारा टूटी, उन्होंने कहा, तो मैं खुद लिख दूंगा कि यह सब लापरवाही से हुआ। सज्जन ने उनकी तरफ देखा। और अगर नहीं टूटी? विपिन बाबू एक कदम आगे आए। तो आप जवाब देंगे? भीड़ ठिठक गई। मंगतराम धीरे धीरे आगे आए। उनकी लाठी अब सहारे के लिए नहीं थी, वह निशान के लिए थी। उन्होंने जमीन पर एक सीधी रेखा खींची। जो इस रेखा के आगे जाएगा, उन्होंने कहा, वह सिर्फ पानी नहीं, गांव का भरोसा तोड़ेगा। किसी ने पहला कदम पीछे खींचा, फिर दूसरा। घेरे में धार फिर संभली। रुक्मिणी ने घड़े का ढक्कन और कस दिया। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, आग थी। सज्जन खामोश खड़ा रहा। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, हार थी। धीरे धीरे भीड़ छूटने लगी। लालटेनें एक एक कर बुझ गईं। नहर की धार अब भी बह रही थी, कम पर सीधी। चंदन मंगतराम के पास बैठा। उसने फुसफुसाकर कहा, आज टूट गई थी काका। मंगतराम ने उसके सिर पर हाथ रखा। नहीं, उन्होंने कहा, आज जुड़ी है। आसमान में पहली भोर की रेखा दिखने लगी और सबको लगा सबसे खतरनाक रात पीछे रह गई है, पर असली सुबह अभी बाकी है। भोर की पहली रेखा नहर के ऊपर ऐसे उतरी जैसे किसी ने आंखें खोल दी हों। रात की आग अब राख बन चुकी थी, गरम पर स्थिर। मंगतराम चौधरी नहर की तलहटी में खड़े थे। चारों ओर लोग दूर दूर खड़े थे, जैसे आज पास आने से पहले सोचने की जरूरत हो। धार अब भी चल रही थी, पतली, लगातार। मंगतराम ने लाठी जमीन पर रख दी, फिर घुटनों के बल बैठे। उन्होंने मिट्टी को दोनों हाथों में लिया। मिट्टी अब पूरी तरह सूखी नहीं थी, उसमें एक ठंडक थी, हल्की पर साफ। सुन रही है? उन्होंने कहा। किसी ने पूछा नहीं, क्या? सब समझ रहे थे। विपिन बाबू आगे आए। आज उनके जूते मिट्टी से बचने की कोशिश में नहीं थे। अगर हम इसे जबरदस्ती खुला छोड़ेंगे, उन्होंने कहा, तो यह धार 3 दिन में खत्म हो जाएगी। लोगों की सांस एक साथ रुकी। पर अगर हम इसे संभाल कर रास्ता दें, उन्होंने आगे कहा, तो यह खुद जमीन के साथ समझौता कर लेगी। इंद्र आगे बढ़ा। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, ध्यान था। कैसे? विपिन बाबू ने नहर की दीवारों की ओर इशारा किया। पुरानी धारा सीधे खेतों की तरफ नहीं जाती थी, उन्होंने कहा। वह पहले जमीन को भिगोती थी। मंगतराम मुस्कुराए। हां, उन्होंने कहा, पहले मिट्टी पीती थी, फिर आदमी। अजहर नहर के पास आया। उसने पूछा, और पानी बांटना? मंगतराम ने जमीन पर लाठी से 3 छोटे निशान बनाए। सुबह, उन्होंने कहा। खड़े नहीं, सिर्फ रास्ता। लोग एक दूसरे को देखने लगे। रुक्मिणी सबसे पहले बोली, अगर आज पानी नहीं लिया,
उसने कहा, तो कल घर में रहेगा। उसकी आवाज में आदेश नहीं, आस्था थी। भैरव जी मंदिर की सीढ़ियों से उतर आए। घंटी आज उनके हाथ में नहीं थी। आज प्रार्थना चुप रहकर होगी, उन्होंने कहा। चंदन नहर की ढलान पर मिट्टी थपथपा रहा था। यहां से रास्ता साफ है, उसने कहा। लोगों ने फावड़े उठाए। कोई आदेश नहीं था, कोई नियम नहीं, बस एक समझ। सज्जन पटेल सबसे आखिर में आगे आया। उसकी आंखें नहर पर थीं, पर बात मंगत राम से की। अगर मैं गलत था, मंगत राम ने उसे रोका। गलत और सही अब मायने नहीं रखते, उन्होंने कहा। बस इतना देखो, तू किस तरफ खड़ा है। सज्जन ने धीरे से फावड़ा उठाया। पहली बार उसके हाथ कागज से अलग मिट्टी में उतरे। सूरज ऊपर चढ़ाया। धार अब जरा चौड़ी हो गई थी, बिना टूटे। नहर की तलहटी से ठंडी गंध उठी, गीली मिट्टी की। और उस गंध में एक आवाज थी, न सुनाई देने वाली पर महसूस होने वाली। मिट्टी बोल रही थी और गांव पहली बार उसे सुन रहा था। दोपहर की धूप अब तेज नहीं चुभ रही थी। वह ऐसे फैल रही थी जैसे किसी ने गांव के माथे पर हाथ रख दिया हो। नहर के किनारे काम रुक चुका था। फावड़े जमीन में टिके थे, घड़े छाया में रखे थे और लोग पहली बार खाली हाथ खड़े थे। धार अब पतली रेखा नहीं रही थी, वह चल रही थी, संभली हुई, सांस लेती हुई। मंगतराम चौधरी नहर के बीचों बीच खड़े थे। उनकी लाठी अब सहारा नहीं, निशान बन चुकी थी। नहर को नाम देना पड़ेगा, उन्होंने कहा। लोग चौंके। अजहर मुस्कुराया। नाम बदलने से पानी बढ़ता है क्या? मंगतराम ने नहर की तरफ देखा। नाम याद दिलाता है, उन्होंने कहा, और याद आदत बदलती है। चंदन नहर की धार के पास उकड़ू बैठा था। उसने पानी में उंगली घुमाई। यह भागती नहीं, उसने कहा। रुक कर चलती है। रुक्मिणी उसके पास आई। उसने घड़ा नहर में नहीं उतारा, बस धार को देखा। अगर इसका नाम आखिरी रहा, उसने कहा, तो हम इसे आखिरी ही बना देंगे। इंद्र ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार सिर्फ खेत नहीं, भविष्य था। विपिन बाबू फाइल हाथ में लिए नहर के पास आए। मैं ऊपर लिखूंगा, उन्होंने कहा, कि यह नहर मरम्मत से नहीं, समझ से चली। सज्जन पटेल थोड़ी दूरी पर खड़ा था। उसकी पगड़ी अब भी ठीक थी, पर चाल में पहले जैसा भार नहीं था। वह आगे आया। अगर यह नहर सबकी है, उसने कहा, तो इसकी रखवाली भी सबकी होगी। किसी ने ताली नहीं बजाई, किसी ने हामी नहीं भरी, पर किसी ने मना भी नहीं किया। भैरव जी मंदिर की दिशा से आए। आज उनके हाथ में घंटी नहीं थी, सिर्फ फूल। उन्होंने नहर के किनारे फूल रख दिए। आज से, उन्होंने कहा, घंटी सुबह नहर देखकर बजेगी। हवा चली। पीपल के पत्ते एक साथ हिले, जैसे हामी भर रहे हों। मंगतराम ने नहर की धार पर पानी छुआ। उनकी आंखें भर आईं, पर आंसू नहीं गिरे। आज से, उन्होंने कहा, इसका नाम सूखी नहर नहीं। लोग पास आए। आज से यह सांझ की नहर है। शब्द धीरे धीरे सबके भीतर उतरा। सांझ, जिसमें कोई अकेला नहीं। इंद्र ने नहर की ओर देखा। उसे खेत याद आए, अभी सूखे, पर अब बेबस नहीं। रुक्मिणी ने घड़े का ढक्कन खोला। एक छोटा सा लोटा भरा, बस उतना। इतना काफी है, उसने कहा। सूरज ढलने लगा। नहर के पानी में आसमान का रंग घुलने लगा और पहली बार किसी ने नहीं पूछा, कल कितना मिलेगा? क्योंकि अब नहर सिर्फ पानी नहीं थी, वह एक वादा थी। पीढ़ियों के बीच, जमीन और इंसान के बीच, और गांव के भीतर फिर से जुड़ते भरोसे के बीच। नहर धीरे धीरे बहती रही, जैसे कहानी नहीं, जिंदगी चल रही हो।